हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग अपने पहले चैप्टर यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और स्टाइकोमेट्रिक की प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया था। अगर इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको एक बार देख लीजिए। हमारा रिलायंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आप डाउट पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, और वो लेक्चर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जब बात आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो हमारे दिमाग में जो पहला प्रश्न आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। और ये चैप्टर हमारा 12th में भी है, सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम से। तो वहां पर भी ये चीज आपके सामने आएगी कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो आज हम आपको सॉल्यूशंस की ऐसी बेसिक डेफिनेशन बताएंगे जिससे आपका 11th एज वेल एज 12th में भी वो चीज़ आपको क्लियर रहेगी। देखिए, अगर हम लोग बात की जाए तो आपको पता है कि एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? जिनमें एक टाइप के एटम हो, उन सबको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। वो मेटल्स भी हो सकती हैं, जैसे लाइक एस ब्लॉक। वो नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं, कुछ मेटल नॉन मेटल्स पी ब्लॉक में पाई जाती हैं। और मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड भी कहाँ पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। तो वो एलिमेंट हो जाता है। जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, और जब दो डिफरेंट कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिलते हैं जो केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, तो बनता है हमारा मिक्सचर। तो जो हमारा पहला शब्द आता है वो आता है कि मिक्सचर क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एलिमेंट के आपस में मिलने से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कंपाउंड लाइक वाटर, H2O। H2O क्या है? तो मैं एक बार लिख ही देता हूं कि जब एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जिसमें केवल एक तरह के एटम पाए जाएं। जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। अब जैसे मान लीजिए आपका कंपाउंड क्या बन गया? आपका कंपाउंड बन गया वाटर, H2O, और आपका कंपाउंड बन गया शुगर। और जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका मिक्सचर बनता है। शर्त ये है कि जो कंपाउंड आपस में मिल रहे हों वो आपस में केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, फिजिकली रिएक्ट कर सकते हैं, तो हमारा बनता है मिक्सचर। तो हम पहले तो मिक्सचर की बात कर लें, क्योंकि सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। अगर मैं मिक्सचर बोल रहा हूं तो इसके अंदर सॉल्यूशन आ जाता है। अगर मैं मिक्सचर वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसके अंदर सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। अभी किस टाइप का मिक्सचर है वो अभी हम देखते हैं। तो हमारी ये समझ में आ गया कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होता है कि जब दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलाए जाते हैं तो हमारा मिक्सचर बनता है। तो मिक्सचर बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से हमारा मिक्सचर बनता है। अब ये मिक्सचर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो आपके मिक्सचर हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनस, और जो दूसरा टाइप है दैट इज हेट्रोजिनस। तो मिक्सचर आपके दो टाइप के हो गए, होमोजेनस और हेट्रोजिनस। अगर हमको इनकी डिफरेंट डेफिनेशंस बुक्स में दी गई हैं, और बहुत सी डेफिनेशंस हमें कंफ्यूज भी करती हैं। एक डेफिनेशन में तो ये कहा जाता है कि होमोजेनस मिक्सचर वो होता है जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग नहीं कर सकते। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन अगर आपको दूं
तो होमोजेनस का मतलब होता है सिंगल फेज सिस्टम। और अगर मैं हेट्रोजेनस की बात करूं तो मोर देन वन फेज। तो होमोजेनस सिस्टम का मतलब हो गया कि ऐसा सिस्टम जिसके पास केवल एक ही फेज हो, और हेट्रोजेनस का मतलब हो गया एक से ज्यादा फेज हो। तो अब आप पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ये फेज क्या होता है, ये आपको शब्द परेशान कर रहा होगा। और सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, या जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको मैं बता देता हूं। सिस्टम हम यूनिवर्स के उस पार्ट को कहते हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप हमको थ्रू मोबाइल अगर देख रहे हो, तो इस वक्त वो जो मोबाइल है वो आपके लिए सिस्टम है। या अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो लैपटॉप आपके लिए सिस्टम है। मान लीजिए हम एक रूम की स्टडी कर रहे हैं, तो रूम हमारे लिए उस वक्त एक सिस्टम है। मान लीजिए अगर हम चाय बना रहे हैं, तो चाय की जो केटल है वो हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। और एक्सेप्ट सिस्टम यूनिवर्स का पार्ट कहलाता है सराउंडिंग। तो सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज की। तो फेज का क्या मतलब है, हम जरा ये समझ लें। तो जो फेज होता है, फेज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फेज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जिसको आप, अब मैकेनिकल का मतलब है लाइक बाई फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। मैकेनिकल का मतलब है कि या तो आप फिल्ट्रेशन से या आप सेंट्रीफ्यूगेशन से, यानी छोटे छोटे तरीकों से अगर आप किसी सिस्टम की दोनों फेजेस को अलग कर ले रहे हो या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर ले रहे हो, तो वो कहलाएंगी मोर देन वन फेज। और अगर आप नहीं सेपरेट कर सकते हो तो वो कहलाएगा सिंगल फेज। तो होमोजेनस क्या होता है, सिंगल फेज, और हेट्रोजेनस होता है मोर देन वन फेज। फेज क्या मैंने बताया कि मैकेनिकल तरीके से अगर आप किसी सिस्टम के पोर्शंस को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हैं तो वो आपका फेज कहलाएगी। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपके ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिस्टम लिया, हमने वाटर लिया और इस वाटर में हमने शुगर ऐड कर दी। इधर हमने वाटर लिया और इधर हमने सैंड को ऐड कर दिया। इधर को प्रॉपर तरीके से स्टीयर किया और इधर भी प्रॉपर तरीके से स्टीयर किया। ये थोड़ी देर बाद मिलके शरबत बना लेगा, शुगर सिरप। और क्या ये कोई सिरप बनाएगा? ये कोई सिरप नहीं बनाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो इसमें क्या होगा, सैंड नीचे बैठ जाएगी और वाटर ऊपर रह जाएगा। जबकि इसमें क्या, शुगर नीचे बैठेगी? नहीं बैठेगी। तो क्या आप इसमें से शुगर को और वाटर को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो? नहीं अलग कर सकते। लेकिन आप इसमें से सैंड को और वाटर को बाई फिल्ट्रेशन अलग कर सकते हो। तो अगर आप बाई फिल्ट्रेशन अलग कर सकते हो तो इसमें कितनी फेज हो जाएंगी? दो फेज। कौन कौन सी? जो सैंड नीचे बैठेगी वो हो जाएगी आपकी सॉलिड फेज, और जो आपका वाटर ऊपर रहेगा वो आपकी हो जाएगी लिक्विड फेज। तो ये दो फेज का सिस्टम हो गया। जबकि इसमें आप देखोगे थोड़ी देर बाद तो आप इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाओगे, यानी ये शुगर सिरप बन चुका है। और शुगर सिरप में सिर्फ एक फेज होगी, ओनली वन फेज। तो ये हो गया वन फेज सिस्टम और ये हो गया टू फेज सिस्टम।
वन फेज सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनस एंड टू मोर देन वन फेज सिस्टम इज कॉल्ड हेट्रोजेनस। तो आपको होमोजेनस और हेट्रोजेनस में ये क्लियर डिफरेंस समझ में आया होगा कि होमोजेनस सिस्टम क्या होता है और हेट्रोजेनस सिस्टम क्या होता है। हेट्रोजेनस सिस्टम होता है मोर देन वन फेज और आप उनको सेपरेट आउट कर सकते हो। होमोजेनस सिस्टम होता है सिंगल फेज और आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मैकेनिकल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते हो। मैकेनिकल तरीके में ले आता है फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आप बायोलॉजी के बच्चे हैं, आप जानते होंगे, एक सेंट्रीफ्यूग करके एक मशीन आती है जिसमें से हम राइबोसोम्स को सेंट्रीफ्यूग करते हैं, वो 70S और 80S वाले उस तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है। अब हम अगर सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोले, अगर हम अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोलें तो सॉल्यूशन हो गया आपके लिए, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। आपके सामने बहुत क्लियर डेफिनेशन आ गई, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब आपको और किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या सॉल्यूशन एक ही टाइप का होता है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, जैसा आपने अभी शुगर सिरप में किया, आपने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, आपने शुगर के क्रिस्टल लिए और वाटर में डिसॉल्व कर दिए। ऐसा नहीं होता है, बहुत तरह के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं एलॉय, तो एलॉय आपको पता है कि हम जब मेटल्स को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, एलॉय बनता है। कभी कभी मेटल्स को और नॉन मेटल को भी मिलाते हैं, जैसे स्टील है तो आपने मेटल लिया आपने आयरन और आपने कार्बन को मिलाया, तो वो स्टील भी एक तरीके का एलॉय है। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय में एक कंपोनेंट मेटल का होना बहुत जरूरी है। जब मेटल्स को आपस में मिलाते हैं तो एलॉय बनता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक एलॉय है ब्रॉन्ज के बर्तन घर में होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अब अगर मैंने आपको ब्रॉन्ज दिया और मैंने आपसे कहा कि ब्रॉन्ज में से कॉपर को अलग कर लो, तो क्या आप ब्रॉन्ज में से कॉपर को अलग कर पाएंगे? तो आप कॉपर को अलग नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त ब्रॉन्ज के अंदर सारी मेटल किस फेज में है, एक ही फेज में है, एंड दैट इज अ सॉलिड फेज। और आप उन मेटल्स में से आपस में मेटल्स को अलग नहीं कर पा रहे हो, तो एलॉय भी क्या हुआ, एलॉय भी एक सॉल्यूशन हुआ। तो अपने दिमाग से ये भ्रम हटा दीजिए कि केवल एक ही तरह का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं। सॉलिड को भी मिला के सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड लिक्विड को भी मिला के सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड गैस को भी मिला के सॉल्यूशन बनता है। आप ये सब पढ़ोगे तो सॉल्यूशंस के बहुत टाइप होते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा डीप में आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन सिर्फ एक तरह का नहीं होता। अब हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, तो अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। तो अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। पहला आपका कंपोनेंट हो गया सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट आपका हो गया सॉल्वेंट। जब आप लोग क्लास 9-10 में होंगे तो आपको बताया गया होगा कि सॉल्यूट होता है जिस चीज को हम डिसॉल्व करते हैं, टू बी डिसॉल्व, जिसको हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं। और सॉल्वेंट होता है जिसमें डिसॉल्व करने जा रहे हैं, इन विच डिसॉल्व। लाइक जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया था, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था वाटर और शुगर का। तो हमने शुगर को डिसॉल्व किया तो शुगर हो गई हमारी सॉल्यूट, और हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर हमारा हो गया सॉल्वेंट। तो एक तो इस तरीके से हम बता देते हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है।
दूसरा एक तरीका याद करने का, एक साधारण तरीका ये भी है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में स्पेलिंग किसकी बड़ी है? ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट हैं और इसमें 7 डिजिट हैं, 7 मतलब अल्फाबेट्स हैं, सॉरी। तो सॉल्वेंट की जो स्पेलिंग है वो बड़ी है। शुगर में और वाटर में किसका अमाउंट ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है। तो जो ज्यादा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कह देते हैं, मोर इन क्वांटिटी, और जो कम होता है उसको हम सल्यूट कह देते हैं, लेस इन क्वांटिटी। ये आपको पता चल गया। लेकिन आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बड़े ऊट पटांग आते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि जिंक, मरकरी, इसको हम लोग, आपको पता है कि जब भी मरकरी हम यूज करते हैं तो उसको अमलगम बोल देते हैं। तो ये जिंक अमलगम है, इसका ब्राउन कलर का, येलो ब्राउन सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। तो आपको इसमें यह बताना है कि जिंक अमलगम में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वीडियो पॉज करिए और बताइए जिंक अमलगम में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। तो आपने गैस किया होगा, क्योंकि मरकरी कैसा होता है? लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और जिंक कैसा होता है? सॉलिड, तो जिंक क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। आपने यही गैस किया होगा। अगर आपने ये गैस किया है तो ये गलत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये गलत क्यों है। उसके लिए हम यहां पे चलते हैं, तो यहां से पता चलेगा कि ये चीज गलत क्यों है। अब जब हमने शुगर को वाटर में मिलाया था तो शुगर किस फेज में था? सॉलिड। और वाटर किस फेज में था? लिक्विड। और आपका बना क्या? आपका बना शुगर सिरप सॉल्यूशन। ये किस फेज में आया? लास्ट में लिक्विड। तो शुगर सॉलिड, वाटर लिक्विड, और आपका जो सॉल्यूशन आया है वो किस फेज में आया है? लिक्विड फेज में आया है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट होती है हम उसी की बेस्ड पर सॉल्वेंट की स्टेट मानते हैं। मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए दो स्टेट डिफरेंट है, सॉल्यूट की डिफरेंट है और सॉल्वेंट की डिफरेंट है, और आपको यह फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो आपको यह देखना होगा कि आपके फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट कौन सी है। जो स्टेट आपके फाइनल सॉल्यूशन की होगी हम वही स्टेट सॉल्वेंट की मानते हैं। जैसे यहां पर फाइनल स्टेट है लिक्विड की, और यहां पर लिक्विड कौन सा है? वाटर। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया था कि जो सॉल्यूशन मिलता है वो सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। इसका मतलब है सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट क्या है? सॉलिड। तो मैंने बताया जो फाइनल स्टेट सॉल्यूशन की होगी हम उसी को सॉल्वेंट मानेंगे। तो इसका मतलब है कि यहां पर सॉल्वेंट है जिंक और सॉल्यूट है मरकरी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने एडजॉर्प्शन चैप्टर पढ़ा होगा। एडजॉर्प्शन, मैं एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एडजॉर्प्शन की। एडी, ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये पैलेडियम है और इस पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो गई है। ये पैलेडियम है और पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो गई है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो इसकी फाइनल स्टेट क्या होगी? सॉलिड।
तो सॉलिड अगर फाइनल स्टेट है तो सॉल्वेंट क्या है? पैलेडियम। तो इसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा पैलेडियम, और सल्यूट क्या हो जाएगा? आपकी हाइड्रोजन गैस। तो अब आपको यह पता चल गया होगा कि हम सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का क्लासिफाई या हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कंसंट्रेशन पे। जब हमने ये डिस्कस कर लिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो अब हम आते हैं कंसंट्रेशन। तो एक्चुअली में कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास शुगर सिरप है तो आप बताते हो ना कि ये कम मीठा है या ज़्यादा मीठा है, तो एक तरीके से आप क्या बता रहे हो? उसकी कॉन्सेंट्रेशन, आप सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन कि ये कम मीठा है या ज़्यादा मीठा है। ठीक है, अगर ज़्यादा मीठा है इसका मतलब है सोल्यूट ज़्यादा डाला गया है, अगर कम मीठा है तो इसका मतलब है सोल्यूट कम डाला गया है। एक एवरेज वे में हम कह रहे हैं। तो इसी तरीके से कंसंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमने बहुत सारे मेथड यूज़ किए। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हमें उनकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, तो हम बहुत सारे तरीकों से बता सकते हैं। बता सकते हैं कितनी गर्ल्स हैं, कितनी बॉयज़ हैं, हम बता सकते हैं कितने टॉल हैं, कितने एवरेज हाइट हैं, कितने स्टूपिड हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, है ना। हम बहुत सारे तरीकों से उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बता सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर अगर हमको सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है तो हम उनको भी बहुत सारे तरीकों से बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं कॉन्सेंट्रेशन के दो ग्रुप बना रहा हूँ, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। जो मैं ग्रुप ए में ले रहा हूँ वो सारी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम डिपेंडेंट हैं। और जो मैं ग्रुप बी में ले रहा हूं वो मास डिपेंडेंट है। याद रखिएगा, जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं कॉन्सेंट्रेशन की टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहां लिख देता हूं ज्यादा अच्छा लगेगा, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगी। और जो मास पे डिपेंड करती हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड do not depend on temperature, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। आइए कौन कौन सी होती हैं, जिसमें से इसमें पहली होती है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, दूसरी होती है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तीसरी होती है मोलैरिटी, इसको हम शो करते हैं कैपिटल एम से, और चौथी होती है नॉर्मैलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। इधर आती हैं, इसमें पहली होती है परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको मैं 5th नंबर दे रहा हूं। 6th होती है इसमें मोल फ्रैक्शन, 7th होती है इसमें मोलैलिटी, इनको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोलैरिटी है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर एल है, तो ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। आप अक्सर ये कंफ्यूज होते होंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में, तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं वर्ड यूज करूंगा कैपिटल एम और स्मॉल एम, और आखिरी इसमें से आती है पीपीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन होता है 10 टू पावर 6। एक और भी होती है वैसे पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, बट वो हम जैसा पीपीएम होता है वैसे ही पीपीबी होता है। ठीक है, तो हम इनको 1 बाई 1 अब स्टडी करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक बार याद करने का तरीका एक बार सिखा दे रहा हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग में आराम रहे, कि जितनी भी यूनिट हैं, जितनी भी हमने टर्म्स पढ़ी, हम जो कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं वो निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट, यानी सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं। सल्यूट ऊपर आएगा, इसका मतलब है हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा जितने भी टर्म्स आएंगे उसमें सल्यूट फॉर्मूले में ऊपर आएगा और नीचे आएगा सॉल्यूशन। ठीक है,
मैंने क्या बोला, सभी फॉर्मूलों में सल्यूट ऊपर आएगा और नीचे आएगा सॉल्यूशन। बस एक जगह छोड़कर, यानी कौन सा, मोलैलिटी यानी स्मॉल m में नीचे सॉल्यूशन ना आकर आ जाएगा सॉल्वेंट। बस आपको इतना याद रखना, आपको सारी फॉर्मूले याद होंगे। मैंने क्या बोला, एक बार रिकॉल करिए। मैंने क्या बोला कि आप जितनी भी टर्म्स पढ़ोगे उसमें ऊपर आएगा सल्यूट। अब वो सल्यूट का क्या आना है, वॉल्यूम आना है, मोल आना है, वेट आना है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऊपर फॉर्मूले में आएगा सल्यूट और नीचे आएगा सॉल्यूशन एक्सेप्ट मोलैलिटी, जहां पर नीचे आएगा सॉल्वेंट। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहला स्टार्ट किया परसेंटेज V बाई V, इसको हम लोग परसेंटेज बाई वॉल्यूम बोलते हैं। अगर ऐसा लिखा होगा तो आप समझ लीजिएगा, या तो वो परसेंटेज V बाई V लिखेगा और या फिर बोलेगा परसेंटेज बाई वॉल्यूम, तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या कहना चाहता है। अगर ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, या मैं ऐसे लिखता हूं अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ml। इसका मतलब हो गया कि हम वॉल्यूम ले रहे हैं प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैंने बोला, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो परसेंटेज V बाई V का आएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट ml में, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में, और बिकॉज यहां पर परसेंटेज है तो इनटू 100। हाँ, तो आइए एक चीज देखते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा है 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ऐसा दिया हुआ है 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला था कि अभी एक शब्द यूज किया था कि कॉन्सेंट्रेशन हम जो भी लेते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में सल्यूट ऊपर आ रहा है। तो 20% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में 20 ml क्या है आपका यूरिया, यानी सल्यूट, सल्यूट क्या है, यूरिया, और 80 ml आपका क्या हो जाएगा, एक्वस है तो क्या हो जाएगा, वाटर। 20 ml क्या हो गया, यूरिया, और 80 ml क्या हो गया आपका, वाटर। अब अगर हम इसी में परसेंटेज निकालें, मान लीजिए आपको ये ना देके ये देता कि 20 ml यूरिया है, 80 ml वाटर है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकाल लो या परसेंटेज बाई वॉल्यूम निकाल लो, तो आप क्या करते, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ml कितना दिया हुआ है, 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जिसमें सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सल्यूट 20 प्लस 80 इंटू 100, तो 20 बाई 100 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 20%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या होता है। ठीक, तो आपका ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हाउ मैनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी added in 250 ml water to obtain a solution containing 80% volume by volume of solvent। तो देखिए किसको ऐड किया जा रहा है, इथेनॉल को ऐड किया जा रहा है, तो इथेनॉल क्या हो गया आपका, सल्यूट। किस में ऐड किया जा रहा है, वाटर में ऐड किया जा रहा है, तो वाटर आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया गया है और इथेनॉल यानी सल्यूट का वॉल्यूम पूछा गया है, कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। और हमें यहां पर अगर इस फॉर्मूले को यूज करना है तो कॉन्सेंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में रखनी होती है, सल्यूट के रिस्पेक्ट में, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में 80% है कॉन्सेंट्रेशन, तो सल्यूट के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 20%। पहली बात तो आपको ये समझिए, ये यहां पर एक की पॉइंट था, क्योंकि ये
कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और हमें रखनी होती है विथ रिस्पेक्ट टू सल्यूट, तो पहला की पॉइंट। अब हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मैंने रख दिया, फिर अमाउंट ऑफ सल्यूट, तो हमें इथेनॉल ऐड करना है तो उसी का वॉल्यूम पूछा गया है तो हमने रख दिया मान लो V वॉल्यूम पूछा गया है तो हमने V वॉल्यूम मान लिया, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी आता है और सॉल्वेंट भी आता है। सॉल्यूट 250 ml, तो सॉल्यूट आ गया 250 ml प्लस आपका सॉल्वेंट आपने कितना माना है V इंटू 100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आया 5, तो ये आ गया 250 प्लस V इक्वल टू 5V, तो V इक्वल टू आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे 62.5 ml। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आ जाएगा 62.5 ml, यानी आपको इथेनॉल कितना ऐड करना पड़ेगा, सॉल्यूट कितना ऐड करना है 62.5 ml, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली यूनिट है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अमाउंट ऑफ, मैंने बोला था सल्यूट, अब यहां पर वेट है तो किस में लेंगे, ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अगर इसके फॉर्मूले बनाने की बात आएगी तो ऊपर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सल्यूट किसमें बच्चों, ग्राम में, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये ml में इंटू 100, ठीक है, ये आ गया आपका। अब अगर हम बात करें मोलैरिटी की, अगली यूनिट हम बढ़ जाते हैं मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये होती है मोलैरिटी यानी कैपिटल M। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो ये आएगा मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम ml में लेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लीटर में लेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये याद रखना। ये हमारी एक फॉर्मूला आया, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर यहां पर वॉल्यूम आप लीटर में लेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल है, मान लीजिए 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट dissolve in sufficient water to make volume 500 ml. Find out molarity. ये मैंने एक न्यूमेरिकल दिया कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू मेक वॉल्यूम 500 ml। देखो स्टूडेंट्स, एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लैंग्वेज को जरा आप समझिए। लैंग्वेज वो ये कह रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू मेक वॉल्यूम 500 ml, यानी 500 ml किसका वॉल्यूम है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं है।
अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसा भी हो कर सकता था कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 ml वाटर, फिर मोलैरिटी निकालने का आता। तो जब वो ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो इसका मतलब है कि 50 ग्राम उसने क्या दिया, सल्यूट, और 500 ml क्या दिया, सॉल्वेंट। तो अक्सर इन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है तो सर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रखें। तो बात तो आपकी एकदम करेक्ट है, पहले हम इसको सॉल्व कर लें फिर हम थोड़ा उसको चीज को देखते हैं। तो जरा इसको सॉल्व किया जाए तो हमें सबसे पहले रखने हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। तो हम रखेंगे 50/100, ये मोल्स हो गए। क्यों मोल्स हो गए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, 40 + 12 + 3 × 16 आप निकालोगे तो 100 आएगा। और सोल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml, चूंकि ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आया। 50/100 × 2, तो ये आ गया 1 मोलर। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, ये आपको आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा मैं चेंज करूं, मैंने कहा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 ml वाटर, ठीक है। तो बताना है आपको मोलैरिटी, और न्यूमेरिकल में कुछ ना दिया हो, और न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दिया है, केवल ये दिया है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 ml वाटर, फाइंड आउट मोलैरिटी, यानी कैपिटल M। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बड़े आसानी से निकल आएंगे, क्या 50/100 यानी 0.5 मोल आ गए सॉल्यूट के। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रखें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml वाटर दिया हुआ है और यहां पर 50 ग्राम दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी तो दी नहीं गई है, तो इसको भी हम वॉल्यूम में चेंज कर पाएं तो हम क्या करें। तो ऐसा न्यूमेरिकल बहुत रेयर आएगा, आएगा ही नहीं, और अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो वो सॉल्यूट की भी डेंसिटी देगा, ताकि आप सॉल्यूट की डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर आपको वो सॉल्यूट की डेंसिटी देगा तो आप उसके मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो जब वो ऐसा न्यूमेरिकल देगा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ml वाटर, और आपको दिक्कत आ रही है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब क्या रखो, तो आप सॉल्यूट के वेट को किसमें कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम में, और तब वो यहां पर रखोगे। लेकिन मान लीजिए आपको उसने डेंसिटी भी नहीं दी, तो आप वही मेथड अपनाओगे जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, अगर आपको डेंसिटी भी नहीं दे रखी है। तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। एक न्यूमेरिकल दे रहा है 30 ग्राम यूरिया ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया है 30 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मैंने देखो पहले बताया था कि सफिशिएंट वाटर में ऐड करके सीधा सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइए कि सोल्यूशन का वॉल्यूम, वो आपको क्लियर कट बोल देगा। और जब डेंसिटी आपको मैं बता चुका हूं तो खैर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो 30 ग्राम, तो यहां पर हम रखेंगे परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 30, और इसका 2 लीटर तो 2000 ml इंटू 100, तो 3/2 यानी 1.5% आपका क्या आ गया, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी के लिए आप क्या करिए, मोल्स निकालिए, तो 30/60 डिवाइड बाई लीटर में दे रखा है तो उसको लीटर में ही रखिए,
ठीक है, इसको ml में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 30/60 यानी हो गया 0.5/2, तो 0.25 मोलर, ठीक है, क्या आ गई? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी भी आ गई और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम भी आ गया। तो हम लोगों ने परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम देखा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम देखा और मोलैरिटी देखा। नॉर्मेलिटी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ेंगे, और अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नॉर्मेलिटी नहीं है, तो नॉर्मेलिटी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस तरफ वाली जो मैंने ग्रुप बी में लिखी थी, और ग्रुप बी में पहली है परसेंटेज वेट बाई वेट। बहुत आसान है, अमाउंट ऑफ सल्यूट ग्राम में प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसकी हम फॉर्मूला लिखें तो ऊपर आएगा वेट ऑफ सल्यूट, नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आपके फिर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन को लिक्विड मान रहे हो कि सॉल्यूशन तो लिक्विड में होगा, तो सर वेट कैसे लेंगे? तो मैंने आपको बताया कि वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सल्यूट, ये दिया गया होगा। अगर मान लीजिए आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसकी वो, अगर मान लो इसका वॉल्यूम गिवन है तो इसकी वो डेंसिटी देगा, तो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी आप उसका वेट निकाल सकते हो और वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सल्यूट रख सकते हो। याद रखना, ऐसे न्यूमेरिकल में वो डेंसिटी जरूर देता है, तो आपको कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 5 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक वॉल्यूम 2 लीटर। तो फाइंड, डेंसिटी दे रखी है इसकी 1.25 और ये डेंसिटी है सॉल्यूशन की। तो कह रहा है परसेंटेज वेट बाई वेट निकालो, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालो और मोलैरिटी निकालो, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। तो परसेंटेज वेट बाई वेट में हम रखेंगे ऊपर वेट ऑफ सल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सल्यूट, अब चूंकि 5 मोल ग्लूकोज है तो वेट कैसे निकालेंगे कि तो मोल इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। 5 वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, तो इसका वेट आ गया 900। तो वेट ऑफ सल्यूट आ गया इसका 900। वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो ये तो वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन लीटर। अगर हमें इसको वेट में चेंज करना है तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.25 और वॉल्यूम किस में दिया हुआ? लीटर में, ml में चेंज कर लीजिए 2000 ml। तो यहां पर रख दीजिए आप 1.5 इंटू 2000 इंटू 100, 2 से 2 कटा, ये आ गया 60/2, दैट इज 30% वेट बाई वेट। अगर हम लोग बात करें वेट बाई वॉल्यूम की, ये तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की, तो वेट कितना है? ऑब्वियस सी बात है, वेट है आपका 900। वॉल्यूम कितना लिया है? 2 लीटर यानी 2000 ml इंटू 100, तो ये आ गया आपका
5%। तो ये आपका पहला आ गया परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा आ गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और जो तीसरा है यानी कैपिटल M, तो ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सल्यूट 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 मोलर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लास्ट में मैं आपको कुछ फॉर्मूले दे रहा हूँ। फॉर्मूले वो इस बात के हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स लाइक परसेंटेज वेट बाई वेट को वेट बाई वॉल्यूम में कैसे चेंज करें, लाइक परसेंटेज मोलैरिटी को मोलैलिटी में कैसे चेंज करें, या मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो हम उसके आपको कुछ फॉर्मूले दे रहे हैं। तो ये 4 स्पेशल फॉर्मूले हैं। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी, मोलैरिटी और वेट बाई वॉल्यूम में मोलैलिटी और मोलैरिटी में यानी कैपिटल और स्मॉल m में, और ये याद रखिएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट है, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले याद रखिएगा। हालांकि आप विदाउट इन फॉर्मूलों के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, गलत नहीं होंगे, और ये फॉर्मूले ड्राइव भी किए जा सकते हैं। ऑलरेडी ये ड्राइव हैं फॉर्मूले। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।